हेलो बच्चों। ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रेज का नेचर क्या होता है और रेज का नेचर ही ये डिसाइड करता है कि किसी ऑप्टिकल डिवाइस के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट या इमेज रियल है या वर्चुअल। ये बेसिक बातें हमने करी थी बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन क्या है, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा बच्चों। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि किसी भी सरफेस पर, मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, लेट्स से इस तरीके की कोई एक सरफेस है लाइक दिस। इस सरफेस पर मान लो कोई एनर्जी मतलब लाइट फॉल करती है। लाइट क्या है बच्चों? एनर्जी ही है। लाइट क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक विजिबल रेंज का जो पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं लाइट, जो कि हमको विजिबल होती है, विबग्योर आपने सुना होगा। अब जब ये रेडिएशंस किसी सरफेस पर फॉल होती हैं तो बच्चों दो तरीके के फिनोमेना होते हैं, बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। ये एनर्जी, कुछ पोर्शन एनर्जी का जो है सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, कुछ पोर्शन बच्चों यहां एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पोर्शन नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक हुआ उसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन, और जो पोर्शन आगे बढ़ गया उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और दोनों ही चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या हो गया? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium is known as what? Reflection। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? सेम मीडियम में लाइट या एनर्जी का बाउंस बैक करना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पर लाइट फॉल हो रही है उस सरफेस का नेचर कैसा है। अगर वो सरफेस स्मूथ है तो बिल्कुल कैसी रिफ्लेक्शन होंगी बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन होंगी। और अगर वो सरफेस बच्चों आर्बिट्ररी है तो कैसी रिफ्लेक्शन होगी बच्चों? डिफ्यूज। पता ही नहीं है कोई रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है, कोई रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का रेगुलर होना और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड होना, ये प्योरली किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। दैट मींस हमें रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन इज व्हाट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। ये प्योरली किस बात पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सरफेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसके बाद बच्चों दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान रखने हैं। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या देखा बच्चों? मान लीजिए ये एक सरफेस है। इस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पे मान लो मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो नॉर्मल तो आपको ड्रॉ करना आता ही है बच्चों। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डाला। अब मान लो यहां पर एक रे इंसिडेंट होती है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। सारे एंगल नापे जाते हैं बच्चों नॉर्मल से। थ्रू आउट रे ऑप्टिक्स हम नापेंगे कहां से? नॉर्मल से। दैट मींस नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम। तो जैसे ही मान लो एक रे इंसिडेंस हुई इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो ये क्या हो गया बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। और जो फर्स्ट लॉ है बच्चों वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्लियरिटी एकदम? क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरा लॉ क्या है बच्चों? दूसरा लॉ क्या है? प्लेन का। किसका? प्लेन का। दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है बच्चों? मान लो एक सरफेस है, इस तरीके से ये एक सरफेस है, इंसिडेंट रे मान लो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इंसिडेंट रे ऐसे गई, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल ऐसे ही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंस का प्लेन तो ये हो गया ना बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे गई, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं है सेम एंगल बना के ऐसे चली जाएगी खुपा अच्छी, या फिर इधर चली जाएगी, नहीं। अगर ऐसे आई है और प्लेन ऐसे है तो इसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका अगर मैं 3D व्यू दिखाने की कोशिश करूं तो 3D व्यू कुछ 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 इस तरीके से दिखेगा बच्चों। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कि कहने का क्या मतलब है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा टेढ़ा हो गया, उसको ठीक कर लेना। बेसिकली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरा लॉ क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। मान लो बच्चों मान लीजिए ये इस तरीके से एक स्फेरिकल क्या कह सकते हैं, इस तरीके से एक स्फेरिकल टाइप का मैं एक सरफेस ले लेता हूं। अंदर से ये पॉलिश्ड है, अंदर से ये पॉलिश्ड है बच्चों, और लेट्स से सेंटर इज O, और इस गोली का जो रेडियस है वो है बच्चों R। ठीक है, अब लेट्स से दिस इज Y एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज X एक्सिस। अब बच्चों मान लो रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, क्वेश्चन में रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिस कोऑर्डिनेट इज x, y, लेट्स से रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और वो कह रहा है कि जब रे ऐसे इंसिडेंट हुई अब ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ? ये y एक्सिस के पैरेलल ऐसे निकल गई। रे कैसे इंसिडेंट हुई? एक्स एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रे कैसे चली गई? वाई एक्सिस के पैरेलल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब वो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। बिल्कुल इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल डालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब नॉर्मल डालने की कोशिश करूं तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों? गोले पर नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर से, और वो क्या होता है? उसका रेडियस। तो इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? और आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये 45, तो बच्चों ये भी कितना होगा? 45। अब तो टाइम पास हो गया, अब तो टाइम पास हो गया। ये हाइपोटेन्यूज R है, ये एंगल 45 है, तो ये क्या होगा बच्चों? R cos 45, और ये Y क्या होगा बच्चों? R sin 45। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? क्योंकि x एक्सिस नेगेटिव का है तो x और y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या क्या हो गए? -r/√2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r/√2। देखिए कितना इजी था, कितना इजी था। बस आपको लॉ लगाना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एकदम क्लियरिटी है? ऐसी एक और प्रॉब्लम था बच्चों, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास हो सकती हैं। जैसे कि उसने कहा इस बार एक जो सरफेस है वो पैराबोलिक ले लो। ठीक है बच्चे, इस तरीके से मैंने बना लिया, पैराबोलिक सरफेस बना लिया लाइक दिस, इस तरीके से पैराबोला बना लिए। और ये कैसा पैराबोला है बच्चों? ये कैसा पैराबोला है? ये कैसा पैराबोला है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप्स। ये कैसा पैराबोला है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप। नहीं गलत, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टाइप ये पैराबोला है। y की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियरिटी है एकदम? क्लियर है एकदम? अब वही सेम चीज, मान लो एक लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई इस तरीके से, एक लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे निकल जाती है परपेंडिकुलरली, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे निकल जाती है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y हियर। वो आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अगेन बहुत इजी है बच्चों, अगेन बहुत इजी है। इस पर हमें नॉर्मल डालना है, तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों? ऐसे टेंजेंट, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मैंने यहां पर ऐसे नॉर्मल डाल दिया लाइक दिस।
क्लियरिटी एकदम। अब ये बात तो तय है बच्चों, ये दोनों एंगल क्या होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है। अभी बच्चों टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है मैंने, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये दो लाइन क्या है पैरेलल, ये क्या हो गई ट्रांसवर्स, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चों सेम, और ये एंगल कितना होने वाला है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे नॉर्मल डाला हुआ है टेंजेंट पे, तो ये एंगल भी कितना है बच्चों 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90, और ये कितना है 45, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 45, मतलब कि ये एंगल भी कितना हुआ 45। और टेंजेंट का मुझे मतलब पता है dy बाई dx, टेंजेंट का मतलब क्या होता है dy बाई dx, मतलब कि tan थीटा, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, आपको पता ही है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, आपको पता ही है। अब यहां से dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx इसका क्या हो गया 1, यहाँ पे dy बाई dx करूंगा तो 2y dy बाई dx, और dy बाई dx ही क्या होता है बच्चों tan थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों 45 डिग्री, मतलब कि 1, तो क्या हो गया बच्चों 1 बराबर 2y इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2, y की वैल्यू 1/2 आ गई, यहां पर पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों 1/4, 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम्स एकदम इजी हैं, हो जाएंगी टाइम पास प्रॉब्लम्स, इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसका नाम है प्लेन मिरर। बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे हम प्लेन मिरर का, कैसे कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है प्लेन मिरर की। बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं प्लेन मिरर होता क्या है। अरे आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपनी शक्ल देखते हैं, किस में देखते हैं? प्लेन मिरर में, वही होता है प्लेन मिरर भाई। प्लेन मिरर क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट शीट है ग्लास की, एक ट्रांसपेरेंट शीट है ग्लास की, जिसको एक साइड से हाईली पॉलिश्ड कर दो, सिल्वर की कोटिंग कर दो, और वही बन गया भाई प्लेन मिरर। मतलब कि जबरदस्त रेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगी उसमें, और आपको एक जबरदस्त अपनी शार्प इमेज, अपनी शक्ल दिखाई देगी, और वही क्या है भाई प्लेन मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लेन मिरर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट शीट है ग्लास की, जिसको भाई एक साइड से हाईली पॉलिश्ड कर देते हैं, बात खत्म। और जिस साइड से हम हाईली पॉलिश्ड करते हैं वो साइड कैसी हो गई? पॉलिश्ड साइड, और दूसरी साइड को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड साइड, या फिर जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको हम शो कैसे करते हैं? उसके क्रॉस सेक्शनल व्यू से शो करते हैं बच्चों, इस तरीके से। एक ऐसे लाइन खींच दी हमने, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, एक ऐसे हमने लाइन खींच दी इस तरीके से, लाइक दिस, और ये सरफेस कैसी हो गई? ये सरफेस कैसी हो गई बच्चों? पॉलिश्ड। ऐसे हम दिखा देते हैं पॉलिश्ड सरफेस। तो ये क्या हो गया बच्चों? क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ प्लेन मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। अब हमें इसकी स्टडी करनी है जबरदस्त तरीके से। मान लो बच्चों इसके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी कैसी इमेज बनेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो सारे कुछ हमें डिटेल में एनालाइज करना है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करें हम इमेज बनाने के लिए, प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए क्या करें बच्चों? एक रे जो है, ऑल्दो इस पर कितनी रे इंसिडेंट हो रही होंगी? इनफाइनाइट। कितनी रेज इंसिडेंट हो रही होंगी? इनफाइनाइट। लेकिन हमारा काम दो से हो जाता है। हमारा काम किससे हो जाता है? दो से हमारा काम चल जाता है, दो रेज से। तो पहली रे कौन सी डालो बच्चों? नॉर्मल। पहली रे बिल्कुल परपेंडिकुलर डालो, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। परपेंडिकुलर डाला मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो 0 एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है। और दूसरी रे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करा दो। दूसरी रे किसी भी एंगल पर, लेट्स से थीटा एंगल पर इंसिडेंट करा दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियरिटी है एकदम। उसके बाद रिफ्लेक्ट करा दो, और ये दोनों रेस कहीं यहां से आती हुई नजर आएंगी, ये दोनों रेस कहीं यहां से आती हुई नजर आएंगी, और बन गई आपकी इमेज। बन गई आपकी इमेज। ये हो गया रे डायग्राम। लेकिन इसको अभी बनाने का तरीका खत्म नहीं हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो पहले।
सबसे पहले तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा, क्योंकि ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्स। ये 90 है, ये 90 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये एंगल अल्फा हम ले लेते हैं बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे पता चला? ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्स। क्लियर एकदम? ये 90 तो ये 90, और बाय सिमेट्री ये अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों ट्राइंगल ओ ए बी, ये is similar or concurrent to triangle IAB। ये ट्राइंगल IAB, मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और कॉन्कुरेंट भी हैं। और कॉन्कुरेंट ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टी मालूम है, OA विल बी इक्वल्स टू IA, और OA क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और IA क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब कि पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन केस ऑफ क्या है ये, प्लेन मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और ये कैसे प्रूफ किया? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर एंड कॉन्कुरेंट। बेसिकली कॉन्कुरेंट ट्राइंगल है दोनों के दोनों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? अच्छा बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि एक ही रे डाल ली है, एक रे मैं ऐसे भी तो डाल सकता था। लेट्स से ये नॉर्मल मैंने बना दिया। क्लियरिटी है? ये एंगल मैंने थीटा की जगह लेट्स से ये एंगल क्या ले लिया मैंने, बीटा। ये एंगल क्या ले लिया मैंने, बीटा। अब ये रिफ्लेक्ट होके लाइट यहां पे गई बीटा एंगल से। अब ये यहीं से ही आएगी, इस बात की क्या गारंटी? आएगी तो यहीं से ही, तभी एकदम शार्प इमेज बनेगी। आएगी तो ये यहीं से ही, तभी एकदम शार्प इमेज बनेगी। गारंटी किस बात की है? गारंटी है क्योंकि ये ट्राइंगल भी इसके क्या होगा, कॉन्कुरेंट होगा। और ये क्या है, सेम। ये और ये क्या है, सेम। मतलब इसको बेस मानते हुए जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो उधर क्या होंगे, कॉन्कुरेंट। मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्कुरेंट, और ट्राइंगल बना लो वो इसके कॉन्कुरेंट, जितने भी इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे वो इधर की साइड बनने वाले ट्राइंगल के क्या होंगे, कॉन्कुरेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो चीज इसी बात की गवाही देता है कि जितने भी रेज गिरेंगी, मान लो एक और मैं रे गिरा लूं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहीं से ही आती हुई नजर आएंगी। और इसीलिए यहां पर आपको एक शार्प पॉइंटेड इमेज नजर आएगी। और यही तो प्रॉपर्टी होती है बच्चों प्लेन मिरर की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम? तो प्लेन मिरर में क्या हमें समझ में आ गया, जितने भी ट्राइंगल यहां पर हैं वो सारे के सारे इनके साथ क्या होंगे, कॉन्कुरेंट। जितने भी ट्राइंगल यहां पर हैं वो सारे के सारे इनके साथ क्या होंगे, कॉन्कुरेंट। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर will be equals to image distance from the mirror। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर will be equals to image distance from the mirror। और ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज इस पर इंसिडेंट करेंगी, करोड़ों खरबों रेज इस पे इंसिडेंट करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो करोड़ों खरबों रेज इसी पॉइंट से जाती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। और इसीलिए इस ऑब्जेक्ट की एकदम शार्प पॉइंटेड इमेज आपको ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? क्लियरिटी है? अब ध्यान से सुनना, इमेज बनाने का तरीका अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, कॉन्कुरेंट, फॉन्कुरेंट, ये वो फलाना ढमका, बहुत सारी चीजें। बच्चों जब भी आपके पास एक प्लेन मिरर आए और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ हो, सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो लाइक दिस, और लगभग सेम डिस्टेंस पर इमेज यहां पर उसकी बना डालो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेम डिस्टेंस पर इमेज उसकी बना डालो। क्लियरिटी है एकदम? अब किसी भी एंगल पर एक रे इंसिडेंट करा दो, किसी भी एंगल पर एक रे इंसिडेंट करा दो। अब आपको रिफ्लेक्ट नहीं करानी, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता ही है यार, जितनी भी रेज गिरेंगी वो यहीं से ही आती हुई नजर आएंगी, और इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करा दो। दैट्स द वे टू ड्रॉ द
रे डायग्राम ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। जबरदस्त बात बोली है मैंने। क्या बोला है मैंने? क्या बोला है? ऑब्जेक्ट बनाओ, धड़ाक से उसके परपेंडिकुलर यहां पर सेम डिस्टेंस पर इमेज बना दो। एक रे ऐसे गिरा दो, एक रे ऐसे गिरा दो और दूसरी रे किसी भी एंगल पे गिरा दो और उस पॉइंट को पहले इमेज से ज्वाइन करो और आगे एक्स्ट्रापोलेट करा दो। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको एडजस्ट कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, फिजिक्स है ना, क्योंकि ये तो मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर यहाँ पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब कैसे परपेंडिकुलर डालें? अरे कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है यार, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं ऐसे नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन टाइप कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रही, इमेज डिस्टेंस ये रही, तो लगभग 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 ऐसे तरीके का कुछ कर दो, यहाँ पर ही इमेज बनेगी लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गिराओ एक लाइट रे, इंसिडेंट कराओ। उसके बाद क्या करना है? रिफ्लेक्ट नहीं करानी, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो और इसको आगे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दो। दैट्स द वे टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ व्हाट? प्लेन मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। इसको आप नोट करिए और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन मिरर का, वो है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या चीज है? ऐसा समझो बच्चों, मान लो आपके रूम में, जो आप हमारे सबके रूम में, ड्राइंग रूम में मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, एक है प्लेन मिरर। उसकी साइज क्या होगा? लाइक इतना साइज होगा, उसका इतना साइज होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, जो इतने साइज का जो प्लेन मिरर है या उससे छोटा प्लेन मिरर भी है, वो आपके पूरे रूम को कैप्चर करता है। वो अलग बात है जब आप उसके फ्रंट में ऐसे खड़े हुए तो वो बस आपका इतना पोर्शन और ज्यादा से ज्यादा पीछे का पोर्शन आपको दिखाई पड़ता है उसमें। लेकिन अगर आप थोड़ा हट करके एंगल के साथ देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से। एंगल के साथ अगर आप देखोगे, हट हट के देखोगे, तो आपको दिखेगा अरे भाई ये तो पूरे रूम को कैप्चर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो प्लेन मिरर है वो इमेज सबकी बना रहा है। प्लेन मिरर जो है वो इमेज तो सबकी बना रहा है, पूरे चीजों की इमेज वो कैप्चर कर रहा है। लेकिन दिखाई एक टाइम पर सारी चीज नहीं रही है। दिखने के लिए आपको एंगल, अपना व्यू, पोजीशन, व्यू चेंज करना पड़ रहा है। यही कंसेप्ट होता है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू का। ये क्या चीज है इसको आप समझें बच्चों। मान लो मेरे पास एक इस तरीके से छोटा सा प्लेन मिरर मैं ले लेता हूं और यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 100% इसकी इमेज तो ये बना ही रहा होगा। कहां पे बना रहा होगा? एग्जैक्टली यहां पर इमेज बना रहा होगा लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम। अब बच्चों ये जो इमेज यहां पर बन रही है, ये जरूरी नहीं है कहीं से भी आपको दिखाई पड़ेगी, नहीं। ये जो दिखाई पड़ेगी अपने फील्ड ऑफ व्यू में दिखाई पड़ेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू होता है बच्चों इमेज का, एक पर्टिकुलर इमेज का फील्ड ऑफ व्यू होता है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, समझ लो जरा। जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट से मिरर के एंड्स पर लाइट को इंसिडेंट कराओ। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट से मिरर के एंड्स तक, एक्सट्रीम तक लाइट को इंसिडेंट कराओ। और क्योंकि ये लाइट जो है, इंसिडेंस जो हो रही है 100% यहां से रिफ्लेक्ट होती हुई जरूर नजर आएगी बच्चों। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया और आगे अब इसको ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर दो। तो ये जो पोर्शन हुआ बच्चों, ये हुआ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस इमेज। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे जाना था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैं इसको ठीक कर देता हूं लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जर्वर इस रेंज में है तभी वो इस इमेज को देख पाएगा। मान लो ये ऑब्जर्वर यहां पर है O1 और एक ऑब्जर्वर मान लो यहां पर है O2, तो इस इमेज को कौन देख पाएगा? सिर्फ और सिर्फ O1। O2 इसको देख नहीं पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। और इसीलिए बच्चों मैक्सिमम जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो उस ऑब्जेक्ट का होता है जो कि प्लेन मिरर के फ्रंट में हो। क्योंकि मान लो ऐसे मैंने बना दिया, इसकी इमेज आपको मालूम है कहीं ना कहीं यहां पर बनेगी। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करा दो रेस इस तरीके से। अब इसको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ऐसे लाइक दिस और इसको एक्स्ट्रापोलेट करा देते हैं। देखिए मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू, मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू।
दैट मीन्स जब भी प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की इस इमेज को आप इस रीजन में कहीं पर भी खड़े होकर के देख सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या फील्ड ऑफ व्यू एकदम क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत शानदार प्रॉब्लम करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू बहुत काम आने वाला है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले बच्चों आप एक बात सीखो, मैं इसको रब कर देता हूं। सबसे पहले बच्चों आप एक बात सीखो। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं जो आपको समझ में आएगी। मान लो एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे बच्चों मतलब मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, इस तरीके से प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट करी, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से लाइट इंसिडेंट करी तो सबसे पहले तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट? देखना जरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसिडेंट रे? कैसा नेचर है? नेचर मतलब पैरेलल, डाइवर्जिंग और ऐसा कुछ पूछ रहा हूं। नेचर कैसा है बच्चों? डाइवर्जिंग। नेचर कैसा है बच्चों? डाइवर्जिंग। डाइवर्ज कर रहा है। ओके। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो बच्चों कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, लाइक दिस, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टेड रे का नेचर भी कैसा है बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे का नेचर भी कैसा है बच्चों? डाइवर्जिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? वही दूसरा केस और लेता हूं बच्चों। मान लो रेज ऐसे इंसिडेंट कर रही हैं कन्वर्जिंग मोड में, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी बच्चों रेज? ऐसे कन्वर्जिंग मोड में। अगेन इसका मतलब अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये भी क्या होगी बच्चों? कन्वर्जिंग। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो प्लेन मिरर के केस में जो नेचर ऑफ रे है, जो रेज का नेचर है ड्यूरिंग इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम रहता है। अगर वो डाइवर्जिंग मोड में इंसिडेंट हो रही है तो डाइवर्जिंग मोड में ही रिफ्लेक्ट होंगी, और अगर वो कन्वर्जिंग मोड में इंसिडेंट हो रही है तो वो कन्वर्जिंग मोड में ही रिफ्लेक्ट होगी। बहुत ही शानदार चीज है ये, बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? अब बच्चों आपको मालूम ही है इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, मैं ऑब्जेक्ट का नेचर लिखूंगा, और रिफ्लेक्टेड रेज इमेज की तरह काम करती है, मतलब मैं इमेज का नेचर लिखूंगा। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। लास्ट क्लास में मैं बात कर चुका हूं अगर रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो डाइवर्जिंग है, मतलब किसी पॉइंट से एक्चुअल में निकलती हुई दिख रही है, तो कैसा है वो ऑब्जेक्ट? कैसा है? रियल। मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल। मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज होगी प्लेन मिरर के केस में? वर्चुअल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वही दूसरा केस हम ले तो लास्ट क्लास में मैं बात कर चुका हूं अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो वो कहीं इस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी, तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ बच्चों? वर्चुअल। और अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है कन्वर्जिंग है तो इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल। इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल। तो हमें क्या समझ में आया कि जो नेचर है इमेज का वो ऑब्जेक्ट नेचर से जस्ट अपोजिट होता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं नहीं लिखी है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बात करूं रेस की तो इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस का जो नेचर होता है वो सेम है। मतलब कि अगर रेज डाइवर्जिंग मोड में इंसिडेंट हो रही है तो डाइवर्जिंग मोड में ही रिफ्लेक्ट होंगी, और अगर रेज कन्वर्जिंग मोड में इंसिडेंट हो रही है तो कन्वर्जिंग मोड में ही रिफ्लेक्ट होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों अभी और हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चों मान लो एक प्लेन मिरर है। अभी तक हमने बात किया पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे मान लो मैं हूं, मेरी बात करते हैं, या मार्कर। मान लो बच्चों मैंने ऐसा मार्कर रखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है मान लो ऐसे कुछ रखा हुआ है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों?
तो ठीक है ना यार, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बना, इस पॉइंट की दूरी इतनी है तो ये इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी, इस पॉइंट की दूरी इतनी है तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी, मतलब कि इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसे रखा हुआ है बच्चों तो इमेज कैसे बन जाएगी? लाइक दिस। अगर ऐसे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बन जाएगी बच्चों? लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और देखते हैं, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, मान लो मैं अपना हाथ ऐसे रख दूं, तो इस हाथ की इमेज कैसे बनेगी बच्चों? इस हाथ की इमेज इस तरीके से बन जाएगी, लेटरली इन्वर्ट हो जाता है बच्चों, लेटरली इन्वर्ट। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रॉपर्टी। या फिर मान लो यहाँ ABC लिखा हुआ है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों? ये C सबसे पहले यहाँ पर है तो ये C ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ये B यहाँ पर ऐसे है तो ये B यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। ये A यहाँ पर ऐसे है तो ये A यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो एक और प्रॉपर्टी आपको क्या समझ में आई प्लेन मिरर की? जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज व्हाट? लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है? और एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, जो इमेज साइज होता है वो सेम साइज का होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो इमेज का साइज है बच्चों, जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या होता है बच्चों? सेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सेम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देख ली, प्लेन मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ देखी है। इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर सुपर डुपर जबरदस्त प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मजे दिलाने वाली प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा, और सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस करी है वो सारी प्रॉपर्टीज उठा करके मैं न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करूंगा। थैंक यू।